हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 13 और इसका नाम है इंश्योरेंस। ये आपका एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट 8 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड पेपर में आने वाले हैं। लेकिन जैसे कि सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, यहाँ पर इसकी मार्किंग जो है वो और बढ़ाई जा सकती है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है इस पर। इंश्योरेंस के चैप्टर के अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा कि जो बीमा है उसके कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो इस सेक्टर के अंदर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो हम उन शब्दों के बारे में डिस्कस कल कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक पर जिसका नाम है फंक्शंस और पर्पज ऑफ, इसको ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस। मतलब हम बात ये कर रहे हैं कि भाई बीमा जो किया जाता है, इस बीमा में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं या बीमा से कौन कौन से कार्य होते हैं या इसके बीमा करने के क्या उद्देश्य हैं। तो फाइनली हम डिस्कस कर रहे हैं उद्देश्य या कार्य किसके, इंश्योरेंस के। अब एक्चुअली यहाँ पे जो आपके कार्य हैं उन कार्यों को डिवाइड किया गया है कुछ बेसिस पे। तो यहाँ पर हम बेसिस के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू नेचर कि अगर हम बीमा के स्वभाव को देखें, बीमा की प्रकृति को देखें, तो कौन कौन से आपके इसके फंक्शंस बनते हैं, उन फंक्शंस की बात कर रहे हैं हम। तो फंक्शंस में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी फंक्शंस के बारे में। प्राइमरी फंक्शंस को प्राथमिक कार्य कहते हैं। भाई कुल मिला के बात ये है कि हम इंश्योरेंस क्यों कर रहे हैं। देखो, इंश्योरेंस एक पुराना काम है, बहुत पुराना काम है। हमारे यहाँ पे इसका जो ओरिजिन है वो लेट हुआ है एक्चुअली। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि पुराने टाइम में जो ट्रेडिंग सिस्टम था उसमें जो आपकी रिस्क हुआ करती थी, उन रिस्क को ध्यान में रखते हुए ये जो आपका इंश्योरेंस है उसका पहले से ही ओरिजिन हो चुका था। मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ये जो आपका इंश्योरेंस है इसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिली क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेड था वो पहले से काफ़ी डेवलप था। और मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आपके इंश्योरेंस के टाइप्स हैं, जो अपन मोस्टली टाइप्स पढ़ते हैं, जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस के हम डिस्कस करते हैं, जैसे हम फायर इंश्योरेंस के हम डिस्कस करते हैं, जैसे मरीन इंश्योरेंस के हम डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहला जो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस इज मरीन इंश्योरेंस। यानी कि सबसे पहले जो आवश्यकता हुई इंश्योरेंस की वो हुई थी ट्रेडिंग के लिए कि भाई आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री को कोई माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए जो आपके रास्ते के जो ट्रेड रूट के अंदर जो आपकी रिस्क आ रही है, उन रिस्कों से आपको क्या करना है, प्रोटेक्शन लेना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो मरीन इंश्योरेंस है वो इटली में हुआ था, और इटली में सन 1300 में सबसे पहला इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस किया गया था और इसका नाम था पोलिज़ा। मैं आपको बता दूं, हालांकि ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है और ना ही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, लेकिन जानकारी के तौर पे हमें आना चाहिए कि मरीन इंश्योरेंस जो है वो आपका इंश्योरेंस का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है। और इस फॉर्म के अंदर जो आपका बिजनेस है मरीन इंश्योरेंस वो स्टार्ट किया गया था। तो सन 1300 में इटली में पहला इंश्योरेंस किया गया था और जिसका नाम क्या था, पोलिज़ा। ठीक है, इसके बाद फिर ज़रूरत के हिसाब से आपका फायर इंश्योरेंस आया और फिर उसके बाद आपका लाइफ इंश्योरेंस आया। तो इस तरह से आपके जो इंश्योरेंस है उसका डेवलपमेंट हुआ। तो जब वो इतना पुराना है, भाई देखो सीधी सी बात है कि हम इंश्योरेंस क्यों लेते हैं। क्या इंश्योरेंस हम पैसे कमाने के लिए लेते हैं? तो आंसर है नहीं। तो क्या इंश्योरेंस हम सुरक्षा के लिए लेते हैं? तो आंसर है यस। तो पहला जो आपका पर्पज है वो है सुरक्षा, प्रोटेक्शन। हमने पढ़ा है इस बारे में और हम आगे भी पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनको ध्यान में रखकर बिजनेस फर्म्स क्या कर रही हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेती हैं। लेकिन हम प्राइमरी फंक्शंस की बात कर रहे हैं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे हैं कि अगर मान लो किसी बंदे को हम बोले
कि भाई आप इंश्योरेंस लो और आपको ये एडवांटेज मिलेंगे, तो उसके माइंड में पहला जो क्लिक होगा ऑप्शन, वो हमेशा प्रोटेक्शन को लेके होगा। तो मेनली जो आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बनता है वो बनता है प्रोटेक्शन से रिलेटेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं पहला पॉइंट, टू प्रोवाइड सर्टेनिटी। सर्टेनिटी को बोलते हैं निश्चितता, और ये निश्चितता प्रदान करता है, ध्यान रखेंगे हम, निश्चितता प्रदान करना, ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सबसे पहला। एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम किसी तरह की लाइफ को लेके, प्रॉपर्टीज़ को लेके किसी तरह का काम करते हैं, तो वहाँ पर आपके क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, कुछ रिस्क होती है जिनसे हम काफ़ी डरे हुए रहते हैं, और उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है हमारे वर्क स्टेमिना पर। ठीक है, जैसे मान लो कोई बिजनेस पर्सन है, वो सोच रहा है कि यार मेरी प्रॉपर्टीज़ को कोई रिस्क हो सकती है, मैं अगर माल ट्रांसपोर्ट करूँगा, एक्सपोर्ट करूँगा, तो वहाँ पे हो सकता है मेरा जो शिप है, वो जहाज़ जो है वो समुद्र में डूब जाए, या मैं गोडाउन में ज़्यादा माल स्टोर करूँगा तो हो सकता है उसको आग लग सकती है, तो नुकसान हो जाएगा। ये लाइफ को लेके कुछ पंगे होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम क्या करना चाहते हैं, इनके बारे में सर्टेनिटी चाहते हैं। सर्टेनिटी, यस, एक अनसर्टेनिटी हमारे माइंड में जो है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ठीक है, उस चीज़ से हम डरे हुए हैं, और इस चीज़ का इफेक्ट हमारे वर्क पे पड़ रहा है। हम कम चीज़ों में काम करते हैं, कम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, कम सेल होती है, कम प्रॉफिट होता है, कम डेवलपमेंट होता है, क्योंकि हम डरे हुए हैं। इस चीज़ को, अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी प्रोवाइड कर, सर्टेनिटी में कन्वर्ट करना, ये काम किसका है, इंश्योरेंस का है। भाई जैसे मान लो आज मैंने कोई काम के लिए कहीं बाहर जाना है, और मैंने अपनी बाइक जो है उसका इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ है, तो जैसे ही मैं बाइक खड़ी करके अपने काम से मैं किसी ऑफिस में जाऊंगा, तो वहाँ मुझे डर रहेगा कि मेरी बाइक चोरी ना हो जाए। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैंने उसका इंश्योरेंस करवा रखा है, तो भाई वह सीधी सी बात है, मैं सोचूंगा कि मेरी बाइक चोरी हो चुकी है, मैं ऑफिस में अपना काम ईजिली करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी बाइक चोरी हो चुकी है, क्योंकि मैं सर्टेन हो चुका हूँ कि मेरी बाइक चोरी होने पर जो मुझे पैसा है, जो मुझे कंपेंसेशन है, वो कहाँ से मिल जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। तो मेरा जो डर है वो खत्म हो गया, और मैं सर्टेनिटी ले चुका हूँ इस चीज़ के बारे में कि किसी भी तरह की रिस्क या कवर को लेके, रिस्क या किसी भी तरह की लॉस को लेके आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको प्रोटेक्शन दे रही है, आपको इसके बारे में कंपेंसेट कर रही है। क्लियर? तो पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव था सर्टेनिटी प्रोवाइडेशन का, वो आप पढ़ चुके हैं। दूसरा पढ़ेंगे हम, टू प्रोवाइड सिक्योरिटी। टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब होता है सुरक्षा। देखो, सुरक्षा दो तरह की होती है। पहली सुरक्षा होती है कि भाई आपने अपनी लाइफ के अंदर जो भी काम किया, उस काम को करते 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 एक ऐसी एज आ गई जिस एज में आपका वर्किंग स्टेमिना तो हो गया डाउन और खर्चे हो गए ज़्यादा। जैसे मान लो मैं 25 साल की उम्र में अच्छे स्टेमिना से काम कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मेरी उम्र 60 या 65 वर्ष हो जाएगी, तब मेरा वर्किंग स्टेमिना इतना नहीं होगा, और स्टेमिना नहीं होगा, अर्निंग कम हो जाएगी और खर्चा बढ़ जाएगा। ऐसी कंडीशन में मुझे चाहिए सोशल सिक्योरिटी। यस, मैं चाहता हूँ कि मुझे मिले सोशल सिक्योरिटी, यानी कि कोई मेरे बारे में सोचे कि ये जो व्यक्ति है, ये जो बुजुर्ग व्यक्ति है, इस बुजुर्ग व्यक्ति को आगे के जीवन यापन के लिए क्या मिले, सुरक्षा मिले, ताकि ये अपना काम कर सके। इसके लिए गवर्नमेंट भी कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए पेंशन वगैरह के स्कीम्स चलाती हैं, वो उनके वेलफेयर के लिए होता है। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको मिलती है कि अगर मान लो आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो और एक सर्टेन एज अटेन कर लेते हो, तो सर्टेन एज को अटेन करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट कर देती है इंश्योरेंस अमाउंट का, और फिर इजीली आप बची कुछ ज़िंदगी आसानी से जी सकते हो। तो ये आपको क्या हो रहा है, सुरक्षा मिल रही है। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपकी इंडस्ट्री में, आपके बिजनेस में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों को आप काफ़ी महंगे दामों पे ख़रीदते हैं, फिर उनकी सुरक्षा चाहते हैं कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। इस चक्कर में आपको उनका जो एक सिक्योरिटी है वो ज़रूरी होती है, इसलिए हम उनका इंश्योरेंस करवाते हैं। भाई आज मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी में पता चला 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लग गया, वहाँ ढेर सारी हाईटेक मशीनरीज़ हैं, ढेर सारे गोडाउंस हैं, बहुत सारी बिल्डिंग बड़ी बड़ी नहीं, अपने कैंपस बहुत बड़ा बना दिया है। अब वहाँ पे मान लो कोई मिसहैपनिंग हो गई, वहाँ पे सब आग लग गई, आग लगने से पता चला पूरा का पूरा डैमेज हो गया पूरा मामला, अब इंडस्ट्री काम करने लायक नहीं बची। तो ये नुकसान काफ़ी गहरा है। इन चीज़ों को कभी हम जल्दी से राहत में नहीं ले सकते, कभी इनको वापस से रिचार्ज नहीं कर सकता, इन चीज़ों को रिकवर नहीं ले सकता।
इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम के फॉर्म में इंश्योरेंस लेते हैं। इंश्योरेंस जो होता है वो संपत्तियों के लिए लमसम पेमेंट्स के थ्रू 1 वर्ष का लिया जाता है, फिर उसको आप टाइम टू टाइम रिन्यू करवा सकते हैं। ऐसे में क्या करता है, जो इंश्योर्ड होता है उस इंश्योर्ड को एक प्रॉमिस किया जाता है कि अगर मान लो आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है इनको लेकर कोई भी गड़बड़ होती है जो आपने अपनी प्रॉक्सिमेट कॉज बताए हैं उसके हिसाब से, तो फिर आपके लिए कंपेंसेशन देने का काम कंपनी करेगी। तो अब यहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिल चुकी है, आप बड़े स्तर पे काम कर सकते हैं, निश्चिंत होकर काम कर सकते हैं और फाइनली इसका जो फ़ायदा है वो आपको मिलेगा। ठीक है, तीसरा इसका जो पॉइंट बनता है, नंबर 3 पे, टू स्प्रेड रिस्क। स्प्रेड रिस्क यानी कि जोखिम का फैलाव। जोखिम का फैलाव। अब क्वेश्चन ये सर ये कि इंश्योरेंस जोखिम फैलाता क्यों है? भाई जोखिम फैलाने का मतलब बीमारी फैलाने से नहीं है। जोखिम का फैलाव कैसे होगा? इंश्योरेंस कंपनी बिजनेस कर रही है, वो बिजनेस माइंडेड है, तो वो हमेशा ये चाहेगी कि मैं प्रॉफिट कमाऊं। प्रॉफिट कैसे होगा भाई? कि पता चला ये है आपका हिंडौन, और हिंडौन में 1 वर्ष के अंदर टोटल 1 लाख लोगों ने बाइक का इंश्योरेंस करवाया। बाइक, मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस करवा दिया। अब बाइक का इंश्योरेंस करवा दिया तो सभी ने कुछ प्रीमियम का पैसा कंपनी को दिया। अब उसको लेके कंपनी ने एक फ़ंड बना दिया, ये कंपनी का फ़ंड है और इसमें सारे पैसे आ गए साहब। ठीक है, तो मान लो कि एक बाइक वाले ने 1500 रुपये दिए, तो कंपनी के पास 15 करोड़ रुपए पहुंच गए। कितने करोड़ रुपए? 15 करोड़ रुपए। 1 साल के अंदर कंपनी के पास 15 करोड़ रुपए पहुंच गए। 1 लाख बाइक जो है, मोटरसाइकिल जो है, उनका बीमा किया है हिंडौन के अंदर, तो 15 करोड़ रुपए कंपनी को मिल चुके हैं। अब इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि ये जो 1 लाख बाइक है ये इसी साल चोरी हो जाएंगी या कहीं इनका एक्सीडेंट हो जाएगा या कुछ भी इनके साथ मिस हैपनिंग होने वाली है? तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, हम एक मोटा मोटा आइडिया लेते हैं। सपोज दैट 1 लाख में से 1000 जो बाइक हैं ये चोरी हो गई, इनका एक्सीडेंट हो गया, सब काम हो गया। ठीक है, अब कंपनी को अपने प्रॉमिस के हिसाब से इन्हें क्या करना पड़ेगा? पेमेंट करना पड़ेगा। अब पेमेंट करना पड़ेगा तो इन 1000 मोटर बाइक के जो मालिक हैं उनको कंपनी ने पेमेंट कर दिया। सपोज दैट इनको 50,000 रुपये पेमेंट किया गया। कितना किया गया? 50,000 रुपये। तो भी कंपनी के 5 करोड़ रुपए खर्च हुए। 5 करोड़। और ये 5 करोड़ रुपए कंपनी ने कहाँ से दिए? इस 15 करोड़ की मटकी में से। ये जो फंड बनाया है 15 करोड़ का, इसमें से कंपनी क्या कर रही है? 5 करोड़ रुपए निकाल के और उन लोगों को बांट रही है जिनकी अपनी अपनी बाइक्स चोरी हुई हैं या उनको नुकसान हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है। तो अभी भी कंपनी को 10 करोड़ रुपए का फ़ायदा है। अब मुझे ये बताओ कंपनी की जेब से क्या गया? 1 लाख लोगों ने कुछ कुछ पैसा जमा करा के ये फंड बना दिया वहाँ पे, और इसी फंड में से कंपनी ने उन 1000 लोगों को क्या कर दिया? कंपेंसेशन दे दिया। तो यहाँ पर एक व्यक्ति की जोखिम बहुत सारे व्यक्तियों में फैल गई, क्योंकि वास्तव में पैसा तो इन 1 लाख लोगों का ही है। तो इन 1 लाख लोगों ने अपना अपना पैसा जमा करा के, ये मान लो कि इंश्योरेंस कंपनी तो बीच में वैसे ही आई है, क्योंकि 1 लाख लोगों का पैसा ही तो इन 1000 लोगों को मिला है क्षतिपूर्ति में, और उसके बाद भी इंश्योरेंस कंपनी 10 करोड़ रुपए का फ़ायदा कमा चुकी है। तो ये चीज़ जो है ये है जोखिम का फैलाव। यानी कि मोस्टली ऐसा ही होता है, बीमा कंपनी जो होती है वो बिजनेस माइंडेड है। बट इस कंडीशन में क्या होगा कि जो कंपनी प्रीमियम से जो फंड बनाती है उसी फंड में से किसी व्यक्ति को नुकसान होने पर, किसी व्यक्ति को कोई लॉस होने पर उसको पेमेंट कर देती है। तो यहाँ पर जो कंपनी है उसने क्या किया कि जिस व्यक्ति को वो लॉस पूरा कर रही है, जिस व्यक्ति को क्षतिपूर्ति कर रही है, उस व्यक्ति की क्षतिपूर्ति वास्तव में उन सब व्यक्तियों से प्राप्त प्रीमियम के कोष में से की गई है। तो हम यही मानेंगे ना कि जिसको लॉस पूरा किया गया है वो लॉस तो हमने उठाया है, क्योंकि हमने प्रीमियम दिया था और उसी प्रीमियम में से कंपनी क्या करती है? कंपेंसेशन दे देती है। ठीक है, तो इस तरह से कंपनी का एक मोटिव ये भी होता है, एक पर्पज़ ये भी होता है कि जो जोखिम है इसको फैलाया जाए। एक्चुअल में ये कोऑपरेटिवनेस है।
हमने पढ़ा है कि इंश्योरेंस एक कोऑपरेटिव सिस्टम होता है। कोऑपरेटिव सिस्टम यही तो है भाई। कोऑपरेशन का मतलब क्या है कि भाई आप मेरा सहयोग करें और मैं आपका करूं। तो वो चीज़ यहाँ पर है कि इंश्योरेंस कंपनी के अंदर क्या होता है कि जो फंड बनाया जाता है वो फंड लोगों के प्रीमियम का है और उसी में से उठा के पैसा उस व्यक्ति को दिया जा रहा है जिसको लॉस हो रहा है। तो वास्तव में उस व्यक्ति की जोखिम तो हम सब नहीं उठाई ना। तो ये होता है बेटा जोखिम का फैलाव। इस तरह से कंपनी क्या करती है, जो एक व्यक्ति की रिस्क होती है उसको बहुत सारे लोगों में बांट देती है। ठीक है। और नेक्स्ट है नंबर 4 पर, टू डू रिसर्च इन मार्केट, यानी कि बाजार अनुसंधान करना। देखो क्या है कि हमने पढ़ा है कि जो इंश्योरेंस है उस इंश्योरेंस का जो फील्ड है, जो सेक्टर है, वो अब ज़्यादा डेवलप हो रहा है। डेवलप क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले तो हमें किन्हीं चीज़ों के बारे में हमारा ध्यान खींचा जाता है जबकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें उस चीज़ की ज़रूरत ज़बरदस्ती बताई जाती है कि आपको इसकी ज़रूरत है। ठीक है। और फिर जब हम उसकी मांग करते हैं तो फिर कंपनी उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाती है और आपको बेच देती है। बताओ। तो इस तरह से होता है। कंपनियां क्या करती हैं, मार्केट रिसर्च करती हैं और लोगों को उस चीज़ में अवेयर करती हैं, जागरूक करती हैं कि भाई आपकी जो पॉलिसी है इसमें आपको इस चीज़ की भी ज़रूरत है। अब वो उस चीज़ की ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर जो काम होगा उस काम में कंपनी जो होती है वो क्या करेगी, रिसर्च करके उन इंश्योर्ड को अलग अलग टाइप की जो आपके तरीके हैं, इंश्योरेंस के टाइप्स हैं, उनके बारे में बताएगी। तो जैसा आपने देखा कि हमने मोस्टली मरीन इंश्योरेंस, फायर एंड लाइफ इंश्योरेंस के बारे में ही बातें की हैं, लेकिन अब जैसे इसका स्कोप वाइडर हो रहा है तो धीरे धीरे लिव स्टॉक यानी कि पशुधन, इसके अलावा एग्रीकल्चर, इसके अलावा बगलरी, इसके अलावा जो आपके व्हीकल इंश्योरेंस, तो इस तरह के इंश्योरेंस और बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मोस्टली क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर तो आपको केवल और केवल डेथ या एक्सपायरी होने पर ही क्या मिलता है, फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे अब लोग सोचते हैं कि भाई डेथ तो चलो हो गई, लेकिन उसके पहले जो आपका खर्चा रहा जैसे हॉस्पिटल बिल्स वगैरह, तो उनके लिए अब कंपनी ने अलग से पॉलिसी डिजाइन की, मेडिक्लेम पॉलिसी। और ये मेडिक्लेम पॉलिसी वास्तव में लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दे रही है। इसलिए लाइफ इंश्योरेंस की बजाय लोग प्रेफर कर रहे हैं टर्म इंश्योरेंस या मेडिक्लेम पॉलिसी को, जिससे आप इस तरह के खर्चों या हॉस्पिटल के बिल वगैरह को क्या कर सकें, ईजिली पे कर सकें। ठीक है। तो इस तरह से रिसर्च करके लोगों को नई नई डिमांड्स उनकी बनाना, उनकी आवश्यकताएं बनाना और फिर उनको पूरा करने के लिए नई नई पॉलिसीज़ तैयार करना, ये काम भी क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस के अंदर किया है। ठीक है। तो इस तरह से जो इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है वो यहीं पे पूरे होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम इसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ठीक है। थैंक यू।